2009 में शर्मा जी ने एक आलीशान 3 BHK खरीदा, एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें दुनिया भर की सारी एमिनिटीज थी। एक ज़बरदस्त क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और एक गोल्फ कोर्स भी। जब उन्होंने ये घर खरीदा तब उनका बेटा सिर्फ 7 साल का था और उनको ये लगा कि घर का पोजीशन 3 साल में मिल जाएगा और वो अपने बेटे के साथ में ये सारी एमिनिटीज एंजॉय करेंगे। आज 14 साल बाद उनका बेटा इंजीनियरिंग करने हॉस्टल चला गया, लेकिन फिर भी उनको अभी तक अपने घर का पोजीशन नहीं मिला। वो पिछले 14 सालों से नोएडा में रेंट पे रह रहे हैं और अपने होम लोन की EMI पे कर रहे हैं। ये कहानी अकेले शर्मा जी की नहीं, उनके साथ 20,000 और ऐसे होम बायर्स हैं जो अपने घर का पोजीशन वेट कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और अभी भी उनको अपना घर मिलने में कम से कम 2 से 4 साल और लगेंगे। मैं बात कर रहा हूँ JP ग्रीन्स नोएडा की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों एक मिडिल क्लास होम बायर को 10 साल बाद भी उसके घर का पोजीशन नहीं मिला, कैसे JP इंफ्राटेक जैसी इतनी बड़ी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम एक होम बायर के लिए कैसे बना है और उसको कैसे हेल्प करता है, इस पूरे केस के बाद में इंडियन रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस आए और हम जैसे होम बायर्स को इस पूरे केस से क्या सीख मिलती है और हमको फ्यूचर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये जानने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, हमको JP ग्रुप की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। JP ग्रुप वॉज फॉर्म बाय मिस्टर जयप्रकाश गौड़ इन 1979। मिस्टर गौड़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से 1950 में डिप्लोमा ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किया, जिसको आज हम IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने UP गवर्नमेंट में थोड़े दिन काम किया और फिर 1958 में वो एंटरप्रेन्योर बने और उन्होंने कोटा में एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपना काम शुरू किया। 1981 में वो होटल बिजनेस में आए और उन्होंने अपना पहला होटल बनाया दिल्ली में, और 1986 में वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एंटर कर गए। इन 1987 जयप्रकाश इंडस्ट्रीज गॉट लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Eventually they were into engineering and construction, cement, power, real estate, expressway, fertilizers, hospitality, healthcare, sports, IT and education, and they had their presence across 16 states in the country। और उनकी फ्लैगशिप कंपनी थी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। 2007 में JP ग्रुप ने रियल एस्टेट में एंटर किया और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का। ये 165 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्मेशन की जिसका नाम था JP इंफ्राटेक लिमिटेड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे। मतलब JP की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरा 165 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना, उसको पूरा एक्सप्रेसवे को बिल्ड करना और प्लस उसको अगले 36 ईयर्स तक ऑपरेट करना। उनका पैसा बनेगा फ्रॉम टोल कलेक्शन फॉर नेक्स्ट 36 ईयर्स। आफ्टर 36 ईयर्स उनको ये पूरा एक्सप्रेसवे UP गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना था। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको कोई पैसा नहीं मिला, बट UP गवर्नमेंट ने उनको 6,175 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट किया फॉर 90 ईयर्स ऑफ लीज एट 5 डिफरेंट लोकेशंस। हर लोकेशन पे उनको 1235 एकड़ का लैंड मिला, जिसपे वो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, अम्यूजमेंट, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर सकते थे। ये 5 लोकेशंस पे जो उनको लैंड मिला उसमें से एक था नोएडा, 2 लोकेशन थे गौतम बुद्ध नगर में, एक था अलीगढ़ और एक आगरा में, जिसमें से 55% ऑफ लैंड नोएडा और गौतम बुद्ध नगर मिला के था, मतलब NCR में आता था, और ये प्राइम पीस ऑफ लैंड था पूरा यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में। JP ग्रुप ने प्लान किया कि उसमें से 50% लैंड के ऊपर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 1/3 के ऊपर कमर्शियल और बाकी का एरिया इंस्टीट्यूशनल और ओपन एरियाज के लिए डेडिकेटेड होगा। उनको 1235 एकड़ जो नोएडा में मिला था उसमें से 350 एकड़ उन्होंने दूसरे डेवलपर्स को दे दिया और बचे हुए 885 एकर्स पे अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट JP ग्रीन्स लॉन्च किया। 2007 से 2010 के बीच में उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अंडर द ब्रांड नेम ऑफ JP वेस्ट टाउन, जो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप थी जिसमें लैंडस्केप, पार्क्स, गार्डन्स, मल्टीपल क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, 2 गोल्फ कोर्स, 40 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिटेल शॉपिंग की फैसिलिटीज़ थी। उन्होंने इसके अंदर कमर्शियल डेवलपमेंट, रेसिडेंशियल प्लॉट और काफ़ी सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिनका नाम था JP ग्रीन्स क्लासिक, कॉस्मोस एंड किंगस्टन पार्क। ये सारे प्रोजेक्ट 2007 से 2010 के बीच में लॉन्च हुए और इनका पोजीशन 2011 से 2013 के बीच में आना था। और इंटरेस्टिंगली 88% ऑफ द फ्लैट्स इन दिस प्रोजेक्ट वर सोल्ड बाय 2010। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और साथ में यमुना एक्सप्रेसवे पे एक स्पोर्ट्स सिटी अनाउंस की जिसके अंदर इंडिया का फर्स्ट F1 ट्रैक था, साथ में एक गोल्फ कोर्स, एक क्रिकेट स्टेडियम, एक टेनिस कोर्ट और बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी। ओवरऑल ये सारे घर 2011 से 2015 के बीच में डिलीवर होने थे।
जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारी चीज़ें टाइम से डिलीवर हो गई होती तो आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की शक्ल ही कुछ और होती। वहाँ पे कितनी सारी कंपनीज ने अपना ऑफिस खोल दिए होते, एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती, बहुत सारा डेवलपमेंट होता। जेपी ने नोएडा में वो कर दिया होता जो डीएलएफ ने गुड़गांव में किया, हीरा अंदानी ने पवई में और लोधा ने पलावा सिटी में। जिन लोगों ने 2010 में वहाँ घर खरीदा, उन्होंने सोचा कि 3-4 साल में उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10 साल बाद भी 20,000 फैमिलीज को उनके घर नहीं मिले। 88% ऑफ द प्रोजेक्ट बिक चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जेपी इंफ्रा के दो रेवेन्यू सोर्स थे, एक टोल कलेक्शन फ्रॉम द एक्सप्रेसवे और दूसरा रियल एस्टेट सेल्स। 2007 में इनको एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी डेडलाइन थी 2010 और उसका एस्टिमेटेड खर्चा था 9,700 करोड़ पे। अब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए उनको 1200 गांव से ज़मीन एक्वायर करनी थी। अब 2010 तक ये ज़मीन ही एक्वायर नहीं कर पाए, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2012 में और इसका टोटल खर्चा गया ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ पे। अब एक्सप्रेसवे को फंड करने के लिए उन्होंने 2010 में आईपीओ लॉन्च किया और 2012 तक उन्होंने 6,700 करोड़ के लोन लिए, प्लस जो बाकी का डिफरेंस था वो उन्होंने रियल एस्टेट सेल्स से यहाँ पे डाइवर्ट किया। अब 4,000 करोड़ का एडिशनल खर्चा प्लस 2 साल का रेवेन्यू लॉस क्योंकि टोल कलेक्शन नहीं हुआ, और इन दोनों ने मिलके उनका रियल एस्टेट बिजनेस को पूरा हिला दिया। प्लस सेम टाइम पे उन्होंने 2007 में इंडिया का फर्स्ट F1 ट्रैक का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जो कंप्लीट हुआ 2011 में, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन करने में उनको 1,800 करोड़ का खर्चा आया और इसको मेंटेन करने के लिए उनको हर साल 150 करोड़ का लॉस है। ये बात जेपी ग्रुप को पहले से ही पता थी, बट उनको ये लगा कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको ब्रांडिंग मिलेगी और वो ये पैसा फ्यूचर में कहीं जाके रिकवर कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। प्लस सेम टाइम पे 2007 से 2009 में पूरी दुनिया में रिसेशन था, जिसका इम्पैक्ट इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पे भी आया। और सेम टाइम पे जेपी ग्रुप ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। उनको देखा देखी और बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिए, मतलब मार्केट में अचानक से ओवर सप्लाई हो गया और जेपी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइस नहीं निकाल पाया। अब 2017 में जेपी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर नहीं कर पाया, प्लस वो अपना लोन भी रीपे नहीं कर पा रहा था, तो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हुआ। होम बायर्स को लगा कि फाइनली अब कोई रेजोल्यूशन आएगा और उनको अपने घर मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद 6 साल तक उनको वेट करना पड़ा एक फाइनल वर्डिक्ट के लिए। तो ये इतना सारा डिले हुआ क्यों? अब 2017 में एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एक कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब CIRP का प्लान शुरू हुआ। अब जब CIRP का प्लान शुरू हुआ तब 33,000 घर बनना बाकी थे। CIRP का प्रोसेस मतलब कंपनी से इन्विटेशन मंगाया जाता है कि कौन सी कंपनी कितने वैल्यू में जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए तैयार है और वो कैसे ये 33,000 घर कंप्लीट करेगी और कब तक कंप्लीट करेगी। अब आइडियली ये पूरा प्रोसेस 330 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 1 साल से अंदर, बट ये प्रोसेस 2 साल तक शुरू ही नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे ही इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हुआ वैसे ही कंपनी के लेंडर्स मतलब वो बैंक्स जिन्होंने जेपी इंफ्रा को लोन दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि सबको अपना पैसा वापस चाहिए, पूरा पैसा चाहिए और सबसे पहले चाहिए। इंडिया में एक होम बायर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो 2 साल तक ये पूरा प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाया। 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये CIRP का प्रोसेस 90 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 2019 में 2 कंपनीज ने इसमें अप्लाई किया, एक थी NBCC और दूसरी थी सुरक्षा ग्रुप। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने NBCC का प्लान सिलेक्ट कर लिया, लेकिन NCLT ने उनको इस प्लान में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, जो NBCC को पसंद नहीं आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। अब 2 साल तक यही केस चलता रहा और 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि NBCC का प्लान भी कैंसिल कर दो और CIRP का प्रोसेस फिर से शुरू करो। मतलब 4 साल तक यही डिसाइड नहीं हो पाया कि जेपी इंफ्रा को टेक ओवर कौन करेगा और ये 33,000 घर बनाएगा कौन। बट एनीवेज 2021 में फिर से ये प्रोसेस शुरू हुआ और सुरक्षा ग्रुप को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन इस बार फिर से लेंडर्स ने मतलब जो बैंक्स थे उन्होंने फिर से ट्रिब्यूनल में एक आर्ग्यूमेंट पेश किया कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब 2 साल तक इस पे डिस्कशन चलता रहा और फाइनली 2023 में NCLT ने सुरक्षा ग्रुप का प्लान एक्सेप्ट कर लिया। अब जेपी इंफ्रा ने टोटल 33,000 घर लॉन्च किए थे, जिसमें से 3,000 घर वो CIRP का प्रोसेस शुरू होने के पहले डिलीवर कर चुके थे। पिछले 6 सालों के अंदर जब ये CIRP का प्रोसेस चल रहा था, मतलब 2017 से 2023 के बीच में उन्होंने और 10,000 घर डिलीवर किए और फाइनली अब 20,000 घर और डिलीवर करने बचते हैं। सुरक्षा ग्रुप ने कमिट किया
कि जो घर ऑलमोस्ट रेडी हैं वो अगले 6 महीने में वो डिलीवर कर देंगे, 50% ऑफ दी प्रोजेक्ट्स वो अगले 2 साल में डिलीवर कर देंगे और सारे प्रोजेक्ट्स वो अगले 4 साल में डिलीवर कर देंगे। अब जेपी और उसके जैसे और केसेस की वजह से इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम में क्या चेंज आया? सबसे पहले होम बायर्स का प्रेशर बना, इसलिए रेरा का फॉर्मेशन हुआ। अब रेरा ने भी कुछ अच्छे काम किए, जैसे जेपी कैलिप्सो कोर्ट जो जेपी वेस्टाउन का पार्ट था, उसके होम बायर्स के साथ मिलकर रेरा ने उसके 4 टावर्स कंप्लीट कराए और 275 होम बायर्स को उनका पोजीशन मिला। अब वैसे तो ये एक बहुत छोटी सी विक्ट्री है, लेकिन रेरा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना। लेकिन ये पूरे केस के अंदर हम होम बायर्स ने क्या सीखा? तो पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि डेवलपर चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड नेम क्यों ना हो, उसकी मार्केटिंग कितनी भी हो रही हो, ब्रोकर्स हो, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा हो, बट फिर भी उस डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जेपी के केस में जेपी ने एक साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, बहुत सारा लोन लिया, लेकिन बहुत सारी मार्केटिंग भी की, लेकिन सेम टाइम पे स्टॉक मार्केट में उसका शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। मतलब बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स थे, लेकिन होम बायर्स अपने ड्रीम वर्ल्ड की मार्केटिंग में खोए हुए थे और किसी ने भी जेपी पे रिसर्च करने के बारे में सोचा नहीं। तो आज के बाद अगर कोई भी डेवलपर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ में लॉन्च कर रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च करो कि उसका माइंडसेट क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि रेरा है, एनसीएलटी है, कोर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी रीज़न की वजह से फंस गया तो होम बायर इज़ द लास्ट पर्सन जिसके बारे में कोई सोचेगा। रेजोल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब बी वेरी केयरफुल व्हेन यू बाइंग एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। प्लीज़ डू योर रिसर्च एंड बाय फ्रॉम ओनली ट्रस्टवर्दी डेवलपर्स। होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप रियल एस्टेट पे ऐसे ही और केस स्टडीज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ शेयर करो। और अगर आप एक स्मार्ट होम बायर बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे और नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।